subscribe to my channel for more videos and press the bell icon for latest updates. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, सेकंड ईयर बायोलॉजी में चैप्टर नंबर 16 और हमारा आज का टॉपिक है रिपेयर ऑफ ब्रोकन बोन। तो इसमें हम सबसे पहले ये देखेंगे कि अगर कोई बोन ब्रेक हो जाती है तो वो रिपेयर कैसे होती है। उसके लिए हमें पहले पढ़ने होंगे बोन के ब्रेक होने के काजेस क्या हो सकते हैं। देखिए, हड्डी के ब्रेक होने के काजेस, जब भी हड्डी को चोट लगती है तो एक मेन काज है ट्रॉमा, यानी कि हड्डी का किसी चोट की वजह से टूट जाना। तो हड्डी के ब्रेक होने का एक मेन काज जो है वो ट्रॉमा होगा। तो पहले हम काजेस को देखेंगे। तो देखिए कि अगर हड्डी, इवन हमने पढ़ा है कि बोन इज द हार्डेस्ट कनेक्टिव टिश्यू। हार्डेस्ट कनेक्टिव टिश्यू है हमारे बॉडी के अंदर, सबसे सख्त कनेक्टिव टिश्यू है। लेकिन इतना स्ट्रॉन्ग होने के बावजूद, क्योंकि इसमें इलास्टिसिटी नहीं होती, तो जब कोई एक्सीडेंट्स वगैरह होते हैं, कोई ट्रॉमा होता है, चोट लगती है, तो ये ब्रेन कर जाती है। उसमें हम पहले देखेंगे ड्यूरिंग यूथ, यानी कि जवानी में जो हड्डी टूटती है उसके मेन काजेस कौन से हो सकते हैं। देखिए जी, उसका मेन काज ट्रॉमा है, चोट लगना है। चोट लगती कैसे है? ऑटोमोबाइल एक्सीडेंट्स, गाड़ियों के जो एक्सीडेंट होते हैं तो उसमें हड्डी टूट सकती है। उसमें आप देखिए कि अगर मेनली हम अगर बोन को देखते हैं तो मोस्टली क्या होता है कि जब इस बोन के ऊपर चोट लगती है, फोर्स अप्लाई होती है किसी ट्रॉमा की वजह से, इस साइड से या इस साइड से, तो ये क्या हो जाती है, सेंटर से ब्रेक हो जाती है। ऐसे स्पोर्ट्स इंजरीज में देखा गया है कि हड्डी, जो खिलाड़ी होते हैं वो खेलते हुए गिर जाते हैं तो उसकी वजह से उनकी हड्डी टूट जाती है। उसके बाद अगर हम बात करें, ये तो हो गया आपका ड्यूरिंग यूथ, यानी कि जवानी में हड्डियां कैसे टूट सकती हैं। ऑटोमोबाइल एक्सीडेंट, शुगर किस्म के बहुत शदीद एक्सीडेंट होते हैं तो उसमें थोड़ी सी भी टूट सकती है, ज्यादा हड्डी भी टूट सकती है। फूड इंजरीज के दौरान बोन जो है वो ब्रेक हो सकती है। उसके अलावा अगर हम देखते हैं इसके साथ भी ड्यूरिंग ओल्ड एज, ओल्ड एज में क्या वजह बनती है। देखिए आपने बूढ़े लोगों को अक्सर देखा होगा कि बूढ़े लोग थोड़ा सा गिरते हैं, वो कहते हैं जी उनकी जो है वो हड्डी टूट गई है। तो वजह ये होती है, चूंकि हमें पता है कि उनके अंदर, हमने प्रीवियस लेक्चर में भी ये पढ़ा है, कि ग्रोइंग हार्मोन्स, ग्रोथ हार्मोन जो है वो उनमें थोड़े होते हैं और उनकी वजह से उनकी बोन्स जो है वो ब्रिटल हो चुकी होती है। तो उनकी हड्डियां जो है वो, ओल्ड एज पीपल जो होते हैं उनकी हड्डियां वीक हो चुकी होती हैं, या हम कह सकते हैं कि बोन्स ब्रिटल हो जाती है। उनकी बोन से ये बोन्स है, यहाँ से अगर उनके यहाँ से कैल्शियम और फास्फोरेट वगैरह के आयंस बाहर चले जाएं तो बोन्स उनकी फिर क्या रह जाती है, ब्रेक हो जाती है या ब्रिटल हो जाती है, इस तरीके से। तो यही वजह है कि बूढ़े लोगों को हल्की सी चोट आती है तो उनकी बोन इस तरीके से ब्रेक हो जाती है, क्योंकि कैल्शियम वगैरह फास्फोरेट के आयन जब बोन के ऊपर डिपॉजिट नहीं होते हैं, उनमें ग्रोथ हार्मोन की कमी की वजह से तो बोन ब्रिटल और सॉफ्ट और वीक हो जाती है। तो हल्की सी चोट लगने से, गिरने से उनकी हड्डी जो है वो टूट जाती है। तो ये तो हो गया कि बोन टूटती कैसे। उसके बाद हम देखेंगे अगर बोन टूट गई है तो वो रिपेयर कैसे होती है। जो हमारा टॉपिक है आज का, रिपेयर ऑफ ब्रोकन बोन। तो टूटी हुई बोन कैसे अपने आप को रिपेयर करती है, तो इसका ट्रीटमेंट क्या है, इसका इलाज कैसे होता है, इसमें देखेंगे फोर मेजर स्टेप है। रिडक्शन है, रीअलाइनमेंट है, इमोबाइलाइजेशन और हीलिंग प्रोसेस है। इसमें सबसे पहले हम देखेंगे रिडक्शन। ठीक है जी, रिडक्शन का अगर आप लिटिल मीनिंग इंग्लिश में अगर आप देखेंगे तो वो रिड्यूस, कम करने को होता है, लेकिन इसमें बायोलॉजी में इसका रिडक्शन का हरगिज ऐसा मतलब नहीं है, किसी चीज को कम करना नहीं है, बल्कि इसको अगर आप देखेंगे तो दो लफ्जों से है। री, कभी भी आप जैसे एब्जॉर्प्शन और रीएब्जॉर्प्शन, ये बैक के लिए इस्तेमाल होता है बायोलॉजी में, किसी भी वर्ड की किसी चीज के बैक आने के लिए। री मतलब बैक है और ड्यूसर से रिडक्शन है, तो ड्यूसर मतलब ब्रिंग, ब्रिंग बैक
एनीथिंग टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन, किसी चीज को उसकी ओरिजिनल पोजीशन पे लेके आना, उसे हम बोलते हैं रिडक्शन। जी, तो फिर इसकी हम डेफिनेशन कैसे करेंगे? जैसे अभी हमने देखा कि रिडक्शन में री मतलब बैक है और डिविजन मतलब ब्रिंग। तो डेफिनेशन इसकी हो जाएगी, रिडक्शन इज द एक्शन ऑफ रीस्टोरिंग ऑफ डिसलोकेशन और फ्रैक्चर बाय रिटर्निंग द अफेक्टेड पार्ट ऑफ द बॉडी टू इट्स नॉर्मल पोजीशन। यानी कि जो अफेक्टेड पार्ट है जहां से बोन ब्रेक हुई होती है, उसको वापस उसकी पोजीशन पे लेके आना। यानी कि वो बोन क्या हो जाती है, बोन डिसलोकेट हो जाती है, बोन की पोजीशन जो है वो अगर साइड पे चली गई है, ये बोन थी, जब ये टूट जाती है तो ये ऐसे साइड पे चले जाती है। अब इस टूटी हुई बोन को वापस इसकी यहाँ पे ओरिजिनल पोजीशन पे लेके आना, इसे हम बोलेंगे रिडक्शन। ठीक है, तो इसी स्टेप में रिडक्शन एंड रीअलाइनमेंट, देखिए अगर इसमें दो हमारे पास है चीजें, एक तो जैसे ये बोन है, ये ब्रेक कर गई, ऐसे अपनी पोजीशन से डिसलोकेट हो, तो हम इसकी रिडक्शन और रीअलाइनमेंट करेंगे। रिडक्शन मतलब कि इस ब्रोकन पार्ट्स को, अफेक्टेड पार्ट को ब्रिंग बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन, एंड देन जब उसको ओरिजिनल पोजीशन पे लाया जाएगा तो उसकी रीअलाइनमेंट भी की जाएगी कि वो थोड़ी बहुत साइड पे ना हो, अपने एक्सिस पे बिल्कुल स्ट्रेट हो, तो इसे बोलेंगे रिडक्शन एंड रीअलाइनमेंट। ठीक है जी। उसके बाद आ जाता है टाइप्स ऑफ रिडक्शन। ये जो रिडक्शन की जाती है, बोन को ब्रिंग बैक किया जाता है टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन, टू इट्स ओरिजिनल लोकेशन, वो डिसलोकेट होगी तो उसको वापस उसकी लोकेशन पे लाया जाता है। इसकी जो आगे दो टाइप्स हैं, एक है क्लोज रिडक्शन, दूसरी है ओपन रिडक्शन। क्लोज रिडक्शन का मतलब होता है कि फिजिशियन जो होते हैं वो जहाँ से बोन टूट गई है उसको समटाइम ऑपरेट किए बगैर एक्सरे वगैरह से पता चल जाता है कि बोन कितनी की साइड पे है, या वो अपने हाथों से उसको फील करते हैं और बोन को फील करके दबा के उसको वापस बगैर किसी ऑपरेशन के उसकी पोजीशन पे ले आते हैं, स्ट्रेट उसको कर देते हैं। मतलब ऐसे साइड पे होगी थी वो, उसको वो अपने हैंड से बाय द हैंड ऑफ द फिजिशियन अपने हाथ से उसको दबा के दोबारा उसकी पोजीशन पे ले आएंगे, इसे हम बोलेंगे क्लोज रिडक्शन। दूसरी आ जाती है हमारे पास ओपन रिडक्शन बाय सर्जरी। तो इसमें फिर क्या होता है, फिजिशियन बाय सर्जरी इसको परफॉर्म करता है। फॉर एग्जांपल आप अगर देखें, ये बोन थी, अब क्या हुआ कि बोन में फ्रैक्चर ज्यादा आ गया, बोन में फ्रैक्चर ज्यादा आ गया, अगर आप इसको फिजिशियन इसको इसकी डिसलोकेशन को वापस भी ले आए, इस बोन को इसकी पोजीशन पे सीधा भी ले आए, लेकिन यहाँ पे गैप है, तो यहाँ पे बहुत ज्यादा हड्डी टूट चुकी है, तो फिर उसको क्या किया जाता है, उसको सर्जरी बाय सर्जरी ओपन किया जाता है उस पार्ट को, और ओपन करने के बाद यहाँ पे आपको पता है जैसे वो रॉड्स डालते हैं और देन वायर से इसको क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। तो इसको बोला जाएगा ओपन रिडक्शन, जिसमें सर्जरी के जरिए से उस अफेक्टेड पार्ट को ओपन किया जाएगा और बोन को फिर रिड्यूस किया जाएगा, मतलब उसकी रिडक्शन की जाएगी, और उसके लिए समटाइम उनको रॉड्स भी डालने पड़ते हैं जो कि पेशेंट के बॉडी के अंदर ही रहते हैं, और वो काफी उसके लिए समटाइम पेनफुल भी हो सकते हैं। तो रॉड डाले जाते हैं या उसको स्टील रॉड डाले जाते हैं या फिर वायर से उसको जोड़ दिया जाता है। तो अगर इस तरीके से रिडक्शन की जाएगी, इसे हम बोलेंगे ओपन रिडक्शन। उसके बाद है जी हमारे पास तीसरा स्टेप इसमें आ जाता है इमोबाइलाइजेशन। तो मोबाइलाइजेशन या मोबिलिटी से मुराद होता है किसी चीज का मूव करना। इमोबाइलाइजेशन मतलब कि उसकी मूवमेंट को रोक देना, क्योंकि अब जहां से जिस पार्ट से बोन ब्रेक हुई होती है, तो अगर वहां पे फिर बार बार मूवमेंट होगी तो आप जानते हैं कि वो बोन दोबारा से डिसलोकेट होने का खतरा होता है। तो फिर वो क्या करते हैं, फिजिशियन बाय कास्ट मतलब उसके ऊपर सख्त सांचा चढ़ा देते हैं, जैसे जिसको हम बोलते हैं प्लास्टर उसका कर देते हैं, तो वो उसके ऊपर सख्त सांचा चढ़ा देते हैं ताकि वो बोन जो डिसलोकेट हुई है, जिसको अभी हमने उसकी रिडक्शन की है, रिडक्शन के बाद वो फिर दोबारा से डिसलोकेट ना हो, तो उसको इमोबाइल किया जाता है, मतलब उसकी मोबिलिटी को खत्म किया जाता है बाय कास्ट सख्त सांचा चढ़ा के, या फिर बाय ट्रैक्शन। जैसे हमने देखा भी जिसका बाजू टूट जाए तो वो यहाँ पे एक उसकी
रस्सी सी डाल दी जाती है, ट्रैक्शन डाल दिया जाता है जिससे वो मूव नहीं करता, या ऐसा शख्स जिसकी टांग टूट गई हो तो वो टांग उसकी ऊपर की तरफ जो है वो लटका देते हैं, जैसे किसी फिल्म में भी आप देख सकते हैं। तो वो टांग टूटी हुई टांग को क्या करते हैं, पट्टी के जरिए से ऊपर वाली साइड पे कर देते हैं, कर देते हैं ताकि वो मूवमेंट नहीं हो। तो यानी कि किसी चीज को ट्रैक्शन के जरिए से, खिंचाव के जरिए से, या आप कह सकते हैं बेल्ट के जरिए से उसकी मोबिलिटी खत्म की जा सकती है। उसके बाद तीसरा प्रोसेस आ जाता है हीलिंग प्रोसेस। जब उसको हमने जो बोन ब्रेक हो गई थी उसकी रिडक्शन कर दी, उसकी रीअलाइनमेंट कर दिया और उसको बाय कास्ट और बाय ट्रैक्शन की मोबिलिटी रोक दिया गया ताकि उसका प्रॉब्लम नहीं बने, ठीक है। तो फिर उसके बाद आ जाता है हीलिंग प्रोसेस। हीलिंग टाइम इसमें कितना होता है, 8 to 12 वीक्स, 8 से लेके 12 हफ्ते तक हीलिंग टाइम होता है, या आप कह सकते हैं यानी कि 3-4 मंथ इसमें लग जाते हैं बोन को हील होने में, दोबारा से रिपेयर होने में। तो मे बी लॉन्गर, ये लंबा भी हो सकता है। कौन सी बोन में, जो कि वेट बेयरिंग बोन है हमारी, खास करके जैसे टांगों की है, ठीक है, हिप बोन है जो कि हमारी वेट बेयरिंग बोन है, क्योंकि इनमें किसी ना किसी वजह से मूवमेंट होती रहती है और उस मूवमेंट की वजह से बोन समटाइम डिसलोकेट हो जाती है, उसमें थोड़ा प्रॉब्लम आ जाता है। तो ऐसी बोन में जो कि वेट बेयरिंग बोन है उनमें हीलिंग टाइम ज्यादा हो सकता है। या उसके अलावा आप कह सकते हैं जो एल्डरली पीपल है, बूढ़े लोग जो हैं, उनमें हीलिंग प्रोसेस भी स्लो होता है क्योंकि उनमें ग्रोथ हार्मोन उस हिसाब से प्रोड्यूस नहीं हो रहे होते, तो उनमें ब्लड सर्कुलेशन भी स्लो होती है, तो वो हीलिंग प्रोसेस के लिए जो मटेरियल चाहिए होते हैं वो बोन तक उस स्पीड से नहीं पहुंच पाते, तो इसलिए उनमें हीलिंग टाइम स्लो होता है। Subscribe to my channel for more videos and press the bell icon for latest updates. नेक्स्ट है फेजेस ऑफ बोन रिपेयर। फेजेस ऑफ बोन रिपेयर में देखिए सबसे पहला स्टेप हमारे पास आता है हेमाटोमा फॉर्मेशन। हेमाटोमा फॉर्मेशन का मतलब है, हेमा जहां पे भी आ जाए तो हेमा का मतलब वर्ड जो है ये इस्तेमाल होता है ब्लड के लिए। तो हेमाटोमा फॉर्मेशन से मुराद है ब्लड का क्लॉट बन जाना, ठीक है। जैसे ये देखिए आपके पास अगर ये बोन है, बोन जहां पे जो फ्रैक्चर हुई है वहां पे जो ब्लड वेसल्स थी, ब्लड कैपिलरीज थी, वो रप्चर कर जाएंगी, वो फट जाएंगी, और साथ में यहाँ पे जो मसल्स थे, टिश्यूज थे, वो मसल्स में भी ब्लड वेसल्स फट जाएंगी, ब्लड बाहर आएगा, और ब्लड आपको पता है जैसे ही बाहर आता है तो वो क्लॉट कर जाता है, तो यहाँ पे ब्लड क्लॉट बन जाएगा जिसे हम बोलेंगे हेमाटोमा फॉर्मेशन, ठीक है। देखिए व्हेन बोन ब्रेक्स, ब्लड वेसल्स इन बोन इटसेल्फ, इन सराउंडिंग, बोन में और जो सराउंडिंग वाले पास मसल्स हैं वो टॉर्न हो जाएंगे, फट जाएंगे, रिजल्टिंग द हेमोरेज। तो जब भी ब्लड बॉडी के अंदर वाली साइड पे किसी भी टिश्यूज में निकले तो उसे बोलते हैं हेमोरेज। जैसे आपने आम तौर पे एक टर्म सुनी होगी, ब्रेन हेमरेज, आपने सुना होगा, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि ब्रेन से कोई ब्लड वेसल फट जाती है और वहां पे ब्रेन वाली साइड पे, अंदर वाली साइड पे ब्लड निकल जाता है, उसे बोलते हैं ब्रेन हेमरेज। तो ऐसे ही हेमाटोमा फॉर्मेशन होगा, ब्लड निकलेगा, ब्लड क्लॉट हो जाएगा और उसे हम बोलेंगे हेमरेज। अब जिस साइड पे हेमरेज हुआ होता है वहां पे जो भी आपके पास सेल्स होंगे, टिश्यूज होंगे, तो वो ब्लड क्लॉट बनने की वजह से, क्योंकि सारा ब्लड क्लॉट बन गया यहाँ पे, इस ब्लड क्लॉट के बनने की वजह से उन सेल्स पे, उन टिश्यूज को फूड नहीं पहुंच पाएगी, वहां पे ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाएगी, वहां पे ट्रांसपोर्ट ऑफ द मटेरियल पॉसिबल नहीं रहती। तो ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल पॉसिबल नहीं रहती तो ये वाले सेल डेड होना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, ये ब्लड क्लॉट बन चुका है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे ब्लड क्लॉट बन जाता है तो यहाँ पे फिर बोन के जो भी सेल्स होते हैं वो क्लॉट के नीचे दब जाते हैं और उन तक फूड और ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाती, जिसकी वजह से उनकी डेथ स्टार्ट हो जाती है। एज अ रिजल्ट ऑफ हेमाटोमा, ये जो हेमाटोमा बना है, ब्लड क्लॉट बना है, इसे बोलते हैं हेमाटोमा फॉर्मेशन। The clotted blood at fracture site is formed. फ्रैक्चर साइट पे ब्लड क्लॉट बन जाते हैं, बॉन सेल्स डिप्राइव्ड ऑफ फूड स्टार्ट टू डाई। तो यहाँ पे जो बॉन सेल्स मौजूद होंगे उनको फूड नहीं पहुंचेगी, ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगी और वो मरना स्टार्ट हो जाएंगे। तो टिश्यूज ऑफ द फ्रैक्चर साइट swollen एंड पेनफुल, फिर वहां पे जो टिश्यूज होंगे
वो स्वेल कर जाएंगे और पेन फील होगी। वैसे इसमें देखें सम टाइम क्या होता है, पेशेंट जाते हैं डॉक्टर के पास, उनको जा कहते हैं कि मेरे यहाँ पे जो है वो स्वेलिंग हुई हुई है और पेन फील हो रहा है, लेकिन जाहिर तौर पे यहाँ पे कोई चोट नहीं है या कोई ब्लीडिंग आउटसाइड नहीं हुई। तो वो असल में हुआ क्या होता है कि पेशेंट के गिरने की वजह से या उसको किसी चोट लगने की वजह से बाहर वाली साइड पे तो कोई चोट नहीं आई होती, लेकिन अंदर से बोन पे फ्रैक्चर हो चुका होता है, यानी कि हेमाटोमा फॉर्मेशन हो चुकी होती है। तो उसकी वजह से उसके फ्रैक्चर साइट पे टिश्यूज की डेथ होने की वजह से वो स्वेल कर जाता है और वहां पे उसको पेन फील हो रही होती है। तो नेक्स्ट स्टेप है जी सॉफ्ट कैलस फॉर्मेशन। जहाँ पे हेमाटोमा फॉर्मेशन हुई है वहां पे ब्लड वेसल्स नई जनरेट होना स्टार्ट होती है। और सॉफ्ट कैलस फॉर्मेशन का मतलब आप पहले समझ लें कि सॉफ्ट कैलस फॉर्मेशन से मुराद कि हेमाटोमा फॉर्मेशन वाली साइड पे ब्लड वेसल्स रिपेयर होना स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि हमारी जो ब्लड वेसल है इनके पास खूबी है कि ये अपने आप को रीजनरेट कर लेती है। वो रीजनरेट यानी कि अपने आप को करती है, जब वो रीजनरेट करती है और तो उसके साथ ही यहाँ पे एक सॉफ्ट मैस प्रोड्यूस होना शुरू हो जाता है। जैसे आप देखिए हमारी बॉडी पे कट लग जाता है, तो कट लगने के बाद ब्लैक मैस यहाँ पे बनता है, फिर उसको हम उतारते हैं जब, तो नीचे से नए सेल्स प्रोड्यूस हो जाते हैं। तो ऐसे बोन के अंदर ब्लड वेसल्स कैपिलरीज यानी कि अपने आप को रिपेयर करती हैं और हेमाटोमा की जगह पे एक सॉफ्ट मैश प्रोड्यूस होता है जिसे हम कहते हैं सॉफ्ट कैलस फॉर्मेशन। ठीक है, तो सॉफ्ट कैलस फॉर्मेशन कैसे होगी जी कि आपके पास बोन, ठीक है, ये फ्रैक्चर साइट थी जहाँ पे हेमाटोमा फॉर्मेशन हुई थी, वहां पे अब क्या होगा, ब्लड वेसल ग्रो करने स्टार्ट होंगी, वो अपने आप को रिपेयर कर लेंगी। ब्लड वेसल जब अपने आप को रिपेयर करेंगी तो यहाँ पे एक सॉफ्ट कैलस बनना स्टार्ट होगा। सॉफ्ट कैलस बनता किसकी वजह से है, फाइब्रोब्लास्ट, सॉरी फाइब्रोब्लास्ट और ऑस्टियोब्लास्ट की वजह से। फाइब्रोब्लास्ट मतलब जैसे हमने पढ़ा था कि बोन्स के अंदर इनके मैट्रिक्स में कोलेजन फाइबर होते हैं, तो ये यहाँ पे कोलेजन फाइबर प्रोड्यूस कर देता है बोन में, यहाँ पे कोलेजन फाइबर प्रोड्यूस कर देता है। और ऑस्टियोब्लास्ट बोन फॉर्मिंग सेल्स को हम कहते हैं, ये यहाँ पे बोन के सेल प्रोड्यूस कर देता है, जिसकी वजह से यहाँ पे ये क्या बन गया, हमारे पास सॉफ्ट कैलस और कैलस। तो जब ये सॉफ्ट कैलस बनता है, ब्लड वेसल ग्रो करती है और कैलस बनता है, तो हेमाटोमा का जो वेस्ट मटेरियल था, वो जो क्लॉटेड ब्लड था, उसको भी साफ कर दिया जाता है। देखिए इसमें सॉफ्ट कैलस फॉर्मेशन बिगिन टू फॉर्म इन 3 to 4 वीक्स। 3 से 4 हफ्ते के बाद सॉफ्ट कैलस बनना स्टार्ट हो जाता है हेमाटोमा साइड पे, जहाँ पे हेमाटोमा हुआ था, हेमरेज हुआ था, वहां पर 3 से 4 वीक के बाद वहां पे सॉफ्ट कैलस बनना स्टार्ट हो जाता है। कैसे, कैपिलरीज ग्रो इन हेमाटोमा, हेमाटोमा में कैपिलरीज ग्रो करेंगी, क्लियरिंग अप कैपिलरीज, और वहां से जो वेस्ट मटेरियल्स हैं उनको क्लियर किया जाएगा। और साथ में क्या होगा, फाइब्रोब्लास्ट एंड ऑस्टियोब्लास्ट, फाइब्रोब्लास्ट फाइबर प्रोड्यूस करते हैं और ऑस्टियोब्लास्ट वहां पे बोन सेल्स प्रोड्यूस करते हैं। माइग्रेट टू फ्रैक्चर साइट, की माइग्रेट करके फ्रैक्चर साइट पे जाएंगे एंड बिगिन टू कंस्ट्रक्ट द बोन, और यहाँ पे बोन बनने स्टार्ट हो जाएगी, लेकिन वो बोन अभी सॉफ्ट होगी, जिसको हम बोलेंगे सॉफ्ट कैलस। नेक्स्ट है जी बोनी कैलस फॉर्मेशन। सॉफ्ट कैलस बनने के बाद, सॉफ्ट कैलस बना है यहाँ पे, अगर आप देखेंगे तो सॉफ्ट कैलस से मूव करते हैं फिर ऑस्टियोब्लास्ट एंड ऑस्टियोसाइट्स, ऑस्टियोब्लास्ट इस साइड पे मूव करेंगे, ठीक है। ऑस्टियोब्लास्ट आपको पता है जब ये ऑस्टियोब्लास्ट इन्वेड करते हैं तो ऑस्टियोब्लास्ट बोन डिसॉल्विंग सेल्स होते हैं, तो सॉफ्ट कैलस को डिसॉल्व करना स्टार्ट कर देते हैं, उसके साथ ही ऑस्टियोसाइट्स, ऑस्टियोसाइट्स, ऑस्टियोसाइट्स मैच्योर बोन सेल होते हैं
जिससे बोनी कैलस बनेगा, यानी कि ऑस्टियोसाइट्स बोनी कैलस प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देते हैं। वहां पे जाके ऑस्टियोक्लास्ट जाके इन्वेट करते हैं, सॉफ्ट कैलस को डिसॉल्व करते हैं और ऑस्टियोसाइट्स मूव करके वहां पे मल्टीप्लाई होते हैं और मल्टीप्लाई होके सॉफ्ट कैलस की जगह पे बोनी कैलस प्रोड्यूस कर देते हैं। देखिए इसमें ऑस्टियोक्लास्ट एंड ऑस्टियोसाइट्स कंटिन्यू माइग्रेट इनवर्ट, अंदर वाली साइड पे मूव करके जाते हैं, मल्टीप्लाई रैपिडली, तेजी से मल्टीप्लाई करते हैं, कन्वर्ट द सॉफ्ट कैलस इनटू बोनी कैलस, और इस तरीके से ये सॉफ्ट कैलस को बोनी कैलस में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, तो ये थोड़ा सा मैं रेज कर देता हूं। अच्छा जी, नेक्स्ट है इसमें टाइमिंग, कितना टाइम में ये सारी बोन रिपेयर होती है। देखिए पहले बोन फॉर्मेशन बिगिंस 3 to 4 वीक्स, जैसे हमने पढ़ा कि सॉफ्ट कैलस 3 से 4 हफ्तों में बनना स्टार्ट हो जाता है आफ्टर हेमाटोमा, आफ्टर इंजरी एंड कंटिन्यू अंटिल अ बोनी यूनियन इज फॉर्म्ड विदिन 2 to 3 मंथ्स, और फिर सॉफ्ट कैलस जो कि 3 से 4 हफ्ते बाद बनना स्टार्ट हुआ था, ये प्रोसेस जारी रहता है, फिर बोनी कैलस बनता है और इस प्रोसेस में 2 से 3 महीने लग जाते हैं। 2 से 3 महीने के बाद या और कई मंथ बाद, 4-5 मंथ बाद फिर क्या आता है, रीमॉडलिंग। रीमॉडलिंग से मुराद आप इसको कह सकते हैं कि उसकी फर्निशिंग होती है, उसको मजीद हार्ड किया जाता है, बिल्कुल उस किस्म के मटेरियल में चेंज किया जाता है जैसे कि बोन ब्रेक होने से पहले थी। ठीक है, उसमें देखिए आफ्टर सेवरल मंथ, बहुत सारे मंथ गुजरने के बाद बोनी कैलस इज सराउंडेड बाय थिक मटेरियल, तो मजीद मटेरियल, हार्डिंग मटेरियल जो है वो मूव करते हैं बोन की बाहर वाली साइड पे, ऑन द आउटसाइड ऑफ द बोन, और फाइनल स्ट्रक्चर जो अब बनेगी, जो कि कई मंथ बाद बनती है, रिजेंबल विद द ओरिजिनल, तो बिल्कुल पहली बोन जैसी होगी, एंड रिस्पांस सिमिलरली, दोनों बिल्कुल पहली बोन की तरह ही अपने फंक्शन परफॉर्म कर सकती है। तो रिपेयर ऑफ बोन में देखें हमने मेनली 4 स्टेप हमने पढ़े हैं, जिसमें हेमाटोमा फॉर्मेशन, जो कि इन्फेक्शन साइट होगी, जहां पर ब्रेक हुआ है वहां पे हेमाटोमा फॉर्मेशन होगी, यानी कि ब्लड क्लॉट बनेगा, उसे हम हेमरेज कहते हैं, और हेमाटोमा की वजह से वहां पे जो सेल्स होंगे, जो टिश्यूज होंगे, उनको फूड प्रोवाइड नहीं होगी, उनकी डेथ हो जाएगी और उसको हम बोलेंगे कि वो स्वेल कर देंगे, पेन फील होगी। उसके बाद हेमाटोमा वाली जगह पे सॉफ्ट कैलस फॉर्मेशन होती है, जो कि फाइब्रोब्लास्ट और ऑस्टियोब्लास्ट की वजह से होती है। फिर बोनी कैलस फॉर्मेशन होती है, सॉफ्ट कैलस की जगह पे बोनी कैलस को रिप्लेस कर दिया जाता है। तो ये किस वजह से होगी, ऑस्टियोब्लास्ट और ऑस्टियोसाइट्स की वजह से होगी। और इस प्रोसेस में टाइम कितना लगता है, इसमें 3 से 4 वीक से जब वो स्टार्ट हुआ, स्टार्ट होने के बाद तो टोटल प्रोसेस ये लग जाता है 2 से 3 मंथ इसको लग जाते हैं बोनी कैलस बनने तक। उसके बाद फिर इसकी रीमॉडलिंग होती है कि मजीद इसको हार्डन किया जाता है, इसकी मजीद फर्निशिंग की जाती है और इट इज कन्वर्टेड इनटू द फिजिकल स्ट्रक्चर्स एज इट वाज प्रेजेंट बिफोर द डैमेज से पहले जैसा स्ट्रक्चर था बोन का, उसी फॉर्म में उसको कन्वर्ट करने में कई मंथ बाद फिर क्या होता है, उसकी रीमॉडलिंग स्टार्ट हो जाती है और उसमें कई मटेरियल्स उसकी तरफ जो हार्डिंग मटेरियल है जैसे कैल्शियम और फास्फेट वगैरह है वो मूव करते हैं बोन के और आउटसाइड जाके वो डिपॉजिट हो जाते हैं और फाइनल स्ट्रक्चर सिमिलर होता है जैसे पहले बोन में थी, उसकी सिमिलर स्ट्रक्चर बन जाता है और वो वही फंक्शन परफॉर्म कर सकता है। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफ़िज़। Subscribe to my channel for more videos and press the bell icon for latest updates.